अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम ये टेस्ट सीरीज़ के लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। 8 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज हमारा 9th लेक्चर है और वो लेक्चर है हमारा ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ को रीड कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, उससे इंफॉर्मेशन कैसे गेट करनी है। पिछले 8 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स पढ़े थे और उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी की थी। आज हम ग्राफ से इंफॉर्मेशन आप कैसे निकालेंगे, उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसका हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो लेक्चर 9 हमारा है हाउ टू रीड ग्राफ्स, यानी कि ग्राफ को देख के आप उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ग्राफ में से आपने कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने गेट करनी है तो ये 3 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि ग्राफ की शेप कैसी है, दिखने में कैसा नज़र आ रहा है आपको, उसकी स्लोप कैसी है और एरिया अंडर द ग्राफ क्या है। ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी ग्राफ से, उसको रीड कर सकते हैं अच्छी तरह। तो सबसे पहले हम शेप ऑफ द ग्राफ की तरफ आते हैं। जो शेप है वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि ये जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ है वो उनका रिलेशन किस टाइप का है। टाइप ऑफ रिलेशनशिप के बारे में हमें पता चलता है, जो कि हम पिछले 8 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर शेप ऑफ द ग्राफ से आपने जज करना हो कि कैसा रिलेशन होगा तो आप वो पिछली 8 वीडियोस को अच्छी तरह देखें। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। यानी डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लीनियर, नॉन लीनियर और इंडिपेंडेंट ग्राफ भी होते हैं। तो ज़्यादा तफसील से मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, वो पिछली 8 वीडियोस देखें। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बता रहा है कि ये वाली क्वांटिटी जो वर्टिकल एक्सिस पे है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली क्वांटिटी से के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा वो चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या ना हो, वो लीनियर होता है ग्राफ। तो इसकी ये नेचर है लीनियर। फिर अगर इस तरह का रिलेशन हो, y इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अदर क्वांटिटी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो वो ग्राफ की शेप ही आएगी और ये नॉन लीनियर होगा। लीनियर वही होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा, वो चाहे जिस शेप में भी आपको नज़र आए। फिर ये भी डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन ये स्क्वायर रूट के साथ है, ये इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये इसको समझने के लिए आप वो पिछली वीडियोस को देखें। इन्वर्स के ग्राफ एक तरह के होते हैं, ये जैसे हैं। ये जो आपको पर्पल लाइन नज़र आ रही है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को बता रहा है कि y जो है ये 1/x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द x। इसी तरह ये जो ब्लू है ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ये इस रिलेशन को बता रहा है। और ये जो है जो ब्लैक में है ग्राफ आपको नज़र आ, उसमें सिंपली क्या करें, ये स्क्वायर रूट पुट कर दें। तो ये तीनों इन्वर्स के ही ग्राफ हैं, यानी इन्वर्स रिलेशन ही है x और y के दरमियान। फिर इस तरह लीनियर, मैंने आपको पहले बताया स्ट्रेट लाइन हो वो लीनियर होगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन नहीं आती, इसमें आप ये नहीं लिख सकते कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन ये लीनियर रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है और लीनियर है। इसी तरह ये भी हो सकता है, यानी जब जब भी स्ट्रेट लाइन आएगी तो ज़हन में रखें आपने वो लीनियर ग्राफ होगा। वो कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा। फिर 2-3 जो मैंने आपको बताया है, ये इंडिपेंडेंट है या एक्सपोनेंशियल है, ये आप पिछली वीडियोस में देखें, यहाँ पे मैं आपको आगे जाके दिखा दूंगा। तो इस तरह आप शेप को देख के बता सकते हैं कि ये रिलेशन कौन सा है और ये जो ग्राफ है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है, तो ये इम्पोर्टेंट एक क्वांटिटी है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप एक्चुअली क्या आपको बताती है? स्लोप बताती है कि हाउ मच अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी जो वर्टिकल एक्सिस पे आपने पुट की है, और नॉर्मली हम डिपेंडेंट क्वांटिटी वहाँ पुट करते हैं, चेंजेस पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली जो क्वांटिटी है जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, उसमें 1 यूनिट का चेंज आए, तो वो क्वांटिटी जो वर्टिकल एक्सिस पे है उसमें कितना चेंज आएगा वो स्लोप बताएगी। जितनी स्लोप ज़्यादा होगी इट मीन्स उतना चेंज ज़्यादा आएगा। तो ये इसका फार्मूला है, डेल वाई ओवर डेल एक्स। पर यूनिट चेंज ऑफ एक्स की वजह से कितना चेंज आ रहा है वाई में। अगर इसको आप मैथमेटिकली देखें तो ये tan थीटा के बराबर भी आता है। आप लिख सकते हैं इसको tan थीटा, और ये जो थीटा होगा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनेगा जो ग्राफ बनाएगा। और अगर आपने इसको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ में ये ऐसे टेंजेंट एट एनी पॉइंट है। अगर आपने स्लोप को ड्रॉ करना है तो वो किसी भी जगह पे आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट के टेंजेंट होगा। तो हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो, तो स्लोप ज़ीरो होती है, क्योंकि उस सूरत में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। जब चेंज ही नहीं आ रहा तो स्लोप क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि स्लोप बताई किसको रही है? वो चेंज को बता रही है। इस तरह अगर इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसे ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ये अगर आप ग्राफ देखें ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो ये बता रहा है कि बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी एट रेस्ट है, तो इसकी स्लोप ज़ीरो है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसकी स्लोप क्या है? ज़ीरो है। तो इस तरह का ग्राफ जब भी आएगा तो उसकी स्लोप क्या होगी? ज़ीरो होगी। फिर है कि अगर लीनियर ग्राफ हो, यानी स्ट्रेट लाइन हो, लीनियर ग्राफ हो, तो उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब कांस्टेंट चेंज आता है, कांस्टेंट चेंज आता है डिपेंडेंट क्वांटिटी में, कांस्टेंट चेंज। जैसे ये ग्राफ है आईवी ग्राफ, करंट और वोल्टेज का, तो आपको पता है ये प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लीनियर ग्राफ है ये। तो इस सूरत में अगर मैं वोल्टेज को 1 वोल्ट चेंज करता हूँ तो ये करंट में कोई ना कोई चेंज आएगा, ये वाला चेंज। फिर उतना ही 1 यूनिट और चेंज करूँ तो सेम उसका चेंज आएगा, यानी ये दोनों चेंज सेम होंगे। ये रेड और ब्लू वाला जो चेंज आया है वर्टिकल क्वांटिटी में, ये सेम होगा फॉर सेम चेंज इन हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। तो इसकी स्लोप कांस्टेंट होगी क्योंकि कांस्टेंट चेंज आ रहा है। तो ऐसा ग्राफ जो लीनियर हो, यानी इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो, या यहाँ से बेशक यहाँ से शुरू हो रही हो, यहाँ से शुरू हो रही हो, तो उस सूरत में उसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट होती है। ये आईवी ग्राफ है। आईवी ग्राफ जो है वो ओहम्स लॉ से अगर आप इसको लिखें तो V इज इक्वल टू IR। तो अब इसकी स्लोप क्या होगी? I ओवर V, यानी इसमें चेंज, इस क्वांटिटी में डिवाइड बाय दिस चेंज। तो करंट ओवर वोल्टेज, तो स्लोप क्या होगी? करंट ओवर वोल्टेज। तो आप देखेंगे इसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो इसकी जो स्लोप है वो कंडक्टेंस के बराबर है, G जिसको आप बोलते हैं। तो स्लोप से आपको आइडिया हो गया कि अब इस स्लोप की मदद से आप इस ग्राफ को अच्छी तरह रीड कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल ये एक दूसरा ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अगर आप इसको देखो ये ज़्यादा एंगल बना रहा है, ये ज़्यादा स्टीप है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है ये ज़्यादा बना रहा है, किसकी निस्बत? ये पर्पल की निस्बत। इट मीन्स ये जो ग्राफ है, ये जो रेड वाला, इसमें जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जो वायर आप यूज़ कर रहे हैं, जो कंडक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, और उसकी रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि कंडक्टेंस जो है वो 1/r के बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ये IV ग्राफ है और ये दो उसमें दो डिफरेंट ग्राफ बनाए हैं, तो बताएं इनमें से किस ग्राफ की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किस ग्राफ की रेजिस्टेंस ज़्यादा है? तो उस ग्राफ की रेजिस्टेंस कम होगी जिसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी। तो करंट की वैल्यू किसी एक वोल्टेज की वैल्यू पे देखें, करंट इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो जिसकी करंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है फॉर सेम वोल्टेज, उसमें रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन आपने इस तरह नहीं बताना, आपने सिर्फ स्लोप से बताना है कि स्लोप जो है वो G के बराबर है कंडक्टेंस के। तो जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो सिंपल, जितना एंगल ज़्यादा उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा, उतनी रेजिस्टेंस कम। तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसी तरह ये ग्राफ है एक लीनियर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, ये भी दो डिफरेंट मैंने बनाए हैं। इसकी जो स्लोप है वो मास के बराबर है, इसकी जो स्लोप है वो मास के बराबर है। तो अब ये हैं दो डिफरेंट बॉडी के ग्राफ, जो सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो मोमेंटम उनका किस तरह वेरी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्लोप ज़्यादा। इसका मतलब ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, इसका मास, इस बॉडी का मास ज़्यादा है इसकी निस्बत जो रेड का ग्राफ है। तो अगर तो आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हो कि ये दो बॉडीज़ हैं जो सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, तो बताएं इनमें से किस बॉडी का मास ज़्यादा है। तो जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका मास ज़्यादा। और स्लोप को सिंपल देखने का तरीका क्या है, ये एंगल जिसका ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। फिर समटाइम्स जो है ये नॉन लीनियर ग्राफ आ जाते हैं। जो नॉन लीनियर ग्राफ होते हैं उसमें स्लोप इंस्टेंटेनियसली वेरी करती है, यानी बार बार चेंज होती है, एक जैसी नहीं रहती। तो उसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी में चेंज आता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो बार बार या तो वो बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है, यानी जो चेंज है वो एक जैसा नहीं आता। जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें शुरू में जो टाइम गुजरा है उसमें वेलोसिटी में चेंज कम आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ तक टाइम में, आप देखें वेलोसिटी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही उतना ही टाइम मैंने उससे अगले इंस्टेंट में लिया है, तो आप यहाँ पे देखें वो चेंज ज़्यादा आ गया। ये वाला चेंज कम है और दूसरा चेंज ज़्यादा है सेकंड इंटरवल का। तो सेकंड इंटरवल का चेंज ज़्यादा है फर्स्ट की निस्बत, हालांकि इंटरवल सेम है, ये टाइम सेम है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें चेंज एक जैसा ना हो, तो उसमें स्लोप कांस्टेंट नहीं होती, स्लोप बार बार चेंज होती है। और वो हम देख लेते हैं जी, स्लोप को यहाँ से फिर कैसे बताएंगे कि स्लोप बढ़ रही है या कम हो रही है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि स्लोप को अगर ड्रॉ करना हो तो वो टेंजेंट खींचते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो जब कर्व आ जाए ना, जब स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व आ जाए ग्राफ की, तो उस सूरत में फिर हम टेंजेंट खींचते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इसकी स्लोप बढ़ रही है या कम हो रही है। जैसे यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। टेंजेंट वो होता है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होती है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये लाइन स्टीप होती जा रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब स्लोप बढ़ती जा रही है। तो इसमें स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। आप देख सकते हैं
हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, तो एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप ये ग्राफ देखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो स्लोप क्या होती है, चेंज इन दिस डिवाइड बाय दिस। तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगी, जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये वो ग्राफ है जिसमें इस, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए कि इसको ए पॉइंट का हो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और पूछा जाए कहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे सी पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। तो इस तरह करके आप स्लोप की मदद से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। हम अभी तफसील से वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको ज़्यादा अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, तो इसमें आप देखेंगे स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि चार्ज कम होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो इसमें भी अगर आपने स्लोप देखनी है तो वो टेंजेंट खींचेंगे। जैसे ये मैंने डिफरेंट लाइंस लगाई हैं डिफरेंट पॉइंट पे 1, 2 और 3, तो इसमें आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। आप इसको चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो कम होता जा रहा है, तो स्लोप क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज़ हो रही है। और ये डिस्चार्जिंग है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस तरह का ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो इस सूरत में इसकी जो स्लोप है वो करंट के बराबर है, Q/T, डेल Q/डेल T। इसकी स्लोप किसके बराबर है, करंट के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि आप ग्राफ को स्लोप की मदद से आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है कि ये कौन सी क्वांटिटी है स्लोप, यानी करंट। अगर आपको ये ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका करंट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, तो आप स्लोप को देख के बताएंगे कि इसका करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। फिर लास्ट चीज़ है जी एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया आपको क्या बताता है, एरिया आपने कौन सा देखना है, ग्राफ का और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड द क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी बनती है वो एरिया ऑफ द ग्राफ होती है। अब उसको एरिया को वो कोई ना कोई क्वांटिटी बन जाएगी, वो रियल सिस्टम में जब हम देखेंगे तो वो कोई डिस्टेंस बन रहा होगा, कभी वो एनर्जी बन रही होगी वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उसकी डिफरेंट शेप्स आ सकती हैं शेडेड एरिया की, वो ट्रायंगल भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्रेपेजियम भी हो सकती है, और कोई रैंडम शेप भी हो सकती है। तो अगर तो वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लगाएंगे, ट्रेपेजियम है तो उसका फार्मूला लगाएंगे। तो इनके आपको फार्मूले पता होंगे, ट्रेपेजियम का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, तो आपके पास एरिया ऑफ द ग्राफ आ जाएगा। वो एरिया किसी ना किसी क्वांटिटी को शो कर रहा होगा, वो हम देखते हैं कि किस किस क्वांटिटी को शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है ये डिस्टेंस बनता है, S=VT। V जो यहाँ पे एवरेज भी हो सकता है, ठीक है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, एवरेज इसमें एवरेज आ सकता है। तो कहने का सिंपल मतलब क्या है कि इन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जो भी नई क्वांटिटी बनेगी वो उस एरिया को बताएगी। अब एरिया कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो ये शेडेड एरिया आपने देखना है इतने टाइम तक, ये शेडेड एरिया, ये ट्रायंगल बनती है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। तो इसमें वो क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, S=V एवरेज इंटू T, जो भी वो फार्मूला एट द एंड बनेगा। तो कहने का मतलब कि आपको एरिया की मदद से, यानी इस ग्राफ के एरिया की मदद से डिस्टेंस पता चल जाएगा।
इसी तरह ये है ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें भी जो ये एरिया होगा यहाँ पे, इसका शेडेड एरिया, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो वो वर्क डन होता है। तो इसका एरिया जो है वो वर्क डन के बराबर होगा। तो ये इसका शेडेड एरिया है, जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ये वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि एफ डी बराबर होता है वर्क डन, एफ डॉट डी। यहाँ पे जो फोर्स है वो एफ कॉस थीटा होता है असल में, ये जो एक्सिस पे एफ कॉस थीटा लिखते हैं, ये एवरेज फोर्स लिखते हैं। तो बहरहाल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। तो आपको एरिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, स्लोप से मिलती है, और शेप ऑफ दी ग्राफ से मिलती है। इस तरह अगर इस तरह का आ जाए ग्राफ जिसमें कोई रैंडम सी शेप भी बन सकती है, ये वाला जो एरिया होगा वो हम ऐसी सूरत में आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, यानी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसकी आप इंटीग्रेशन करते हैं टाइम के साथ, और फिर लिमिट पुट करते हैं टाइम की, तो इंटीग्रेशन करके इसका एरिया भी आ जाता है। तो इस तरह आप एरिया से डिस्टेंस निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, या और फोर्स डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह वगैरह। अल्लाह हाफिज़।